हेडिंग आ लीजिए, यूनियन बजट 2022 एग्रीकल्चर, 2022 के बजट में एग्रीकल्चर को लेकर क्या किया गया है। तो ओवरऑल बजट एलोकेशन जो है वो बढ़ाया गया है एग्री सेक्टर का 4.4% है, ठीक, 4.4% बढ़ाया गया है, मार्जिनली इंक्रीज किया गया है 4.4%। लेकिन यदि हम वर्तमान में जो महंगाई की दर है, मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, यदि उसके सामने इसको देखें तो रेट ऑफ इंक्रीज कम है। करंट इन्फ्लेशन सामने रेट ऑफ इंक्रीज काफी कम है। 4.4% का जो मार्जिनली इंक्रीज किया गया है उसमें यदि हम देखें करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ, तो जो इन्फ्लेशन है उसकी तुलना में काफी कम है महंगाई के सामने। तो अल्टीमेटली कम पहुंचा मार्केट में, कोई महंगाई बहुत ज्यादा है। अब इन्होंने आंकड़ा दिया है कि यदि हम FAO, खाद्य एवं किसी संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को स्टडी करें जिसमें 2001 से 19 तक के ट्रेंड शो किए गए हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को स्टडी करें जिसमें 2001 से 2019 तक के ट्रेंड्स दिखाए गए हैं, तो ये ट्रेंड्स ये कहते हैं दुनिया के टॉप 10 गवर्नमेंट स्पेंडिंग एग्रीकल्चर कंट्रीज में भारत आता है। इंडिया इज अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एग्रीकल्चर। यदि हम देखें 2001 से 2019 तक के आंकड़े FAO के, तो नई चीजें निकल के आ रही है कि भारत दुनिया के उन टॉप 10 कंट्रीज में से है जो कि एग्रीकल्चर पे काफी खर्च करते हैं, ठीक, काफी खर्च करते हैं। और टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जब हिस्सा देखें जो एग्रीकल्चर पे हम स्पेंड कर रहे हैं 2001 से 2019 के बीच में, तो ये फिगर बन रहा है 7.3% के आसपास, 7.3% के आसपास टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो हुई है उस पर एग्रीकल्चर को देखें, 2001 से 2019 का ट्रेंड देखें FAO के मुताबिक, तो इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में से आता है। और टॉप 10 कंट्रीज में जब परसेंटेज देखें तो इंडिया का परसेंटेज टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, कुल सरकारी व्यय का 7.3%, ठीक। अब यहां तक की बात जो है इसको सुनकर लगा हुआ कि सफिशिएंट एग्रीकल्चर पर हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि भारतीय कृषि एक लंबे समय से समस्याओं से घिरी हुई है। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन भी हमारा कम हुआ है, नो डाउट। यदि हम देखें पर हेक्टेयर प्रोडक्शन वो भी हमारा काफी कम है। और एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा इशू निकल के आ रहा है, और हम देखेंगे कि इसी कारण से किसान आंदोलन जैसे मुद्दे भारत में निकल के आए हैं। थोड़ा हम स्टडी में और करें इस रिपोर्ट को, तो रिपोर्ट क्या कहती है कि यदि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हम यदि पैमाना माने और फिर उस आधार पर हम देखें तो निराशा ये होती है कि इंडिया कई हमसे लो इनकम कंट्रीज हैं जो हमसे भी काफी करीब है, जिनके पास लो इनकम कंट्रीज है, जैसे आपका मलावी, कई देशों नाम तो आप सुने भी नहीं होंगे, ठीक, लेकिन ये देश भी हमसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऐसा खर्च करते हैं, जैसे अफ्रीका का मलावी, माली, ठीक। इधर देखिएगा जाके मैप पर एटलस में मलावी कहाँ है, माली कहाँ है। हमारा पड़ोसी भूटान, नेपाल, एटलीस्ट आप 2-3 के नाम लिख लीजिए ताकि आपको याद है कि नेपाल, भूटान भी हमसे ज्यादा टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एग्रीकल्चर खर्च कर रहे हैं। तो लो इनकम कंट्रीज का भी जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर पे स्पेंडिंग का, टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग हिस्से को देखें देशों में तो ज्यादा है। और यदि हम अपर मिडिल इनकम कंट्रीज देखें जैसे गुयाना और चाइना, गुयाना ऑफ चाइना, आपको पता चाहिए गुयाना कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में है, तो देखिएगा। तो ये लोग जो अपर मिडिल कंट्रीज हैं वो भी हमसे खर्च कर रहे हैं, 9.6 चाइना कर रहा है और गुयाना कर रहा है 10.3। कुल जमा कहना मतलब है कि हमारी जो स्थिति है वो लो इनकम कंट्रीज और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज उनकी तुलना में भी काफी कम हम खर्च कर रहे हैं, ठीक। अब आते हैं
कि यदि एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स, एक नई चीज निकाली गई है AOI, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स, ये इंडेक्स डेवलप किया गया है। और ये जो इंडेक्स डेवलप किया गया है AOI, ये नई चीज है इसलिए पूछेगा आपसे, एक इंडेक्स है, सूचकांक है, और ये जो सूचकांक विकसित किया गया है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 के गोल नंबर 2 को दिमाग में रख के डेवलप किया गया है। एग्जाम में पूछता है कि गोल नंबर 2 क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में जो आए थे पेरिस में, उसमें एक गोल था, गोल नंबर 2, जो बात करता है जीरो हंगर की। ये लक्ष्य 2030 तक के एजेंडे के तहत तय किए गए हैं, 2030 के एजेंडे के तहत तय किए गए हैं, 2015 में आए थे, 2030 के एजेंडे के तहत तय किए गए हैं। इन लक्ष्यों में जो गोल नंबर 2 है वो जीरो हंगर की बात करता है, ठीक, जीरो हंगर की बात करता है। इसके अलावा इस गोल में इस बात पर भी ध्यान दिया गया है, एसडीजी गोल, एसडीजी 2 लिखिएगा, एसडीजी 2 में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण बुनियादी संरचना में निवेश, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन, कृषि अनुसंधान एवं एक्सटेंशन मतलब होता है कि जो भी हमारे पास नॉलेज है एग्रीकल्चर की, उसको हम अपने लैब या अपने नॉलेज रूम से उसको हम वहां तक लेके जाएं जो फार्म एरिया में अप्लाइड होगा, ठीक, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन सर्विसेज, ठीक, जैसे सॉइल हेल्थ का जानकारी, ठीक, आपकी सॉइल की क्वालिटी कैसी है उसके बारे में जानकारी को दी जाए। इसके अलावा एग्रीकल्चर जुड़ी हुई जो नवीन तकनीकें हैं उसका ज्ञान आपको दिया जाए। ऐसी बातें, नई तकनीक, नई तरीके जो कि रिसर्च या लैब में डेवलप किए गए, उनको लोगों तक पहुंचाना, ठीक, लोगों के साथ संवाद करना। इस तरह के ग्रामीण इलाकों में आप देखते होंगे कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब कॉन्फ्रेंस तो क्या है, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जिसमें ग्रामीण लोगों को कृषि संबंध जाके देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन सर्विसेज। तो सस्टेनेबल गोल जो है 2015 का, ये केवल जीरो हंगर की बात नहीं करता है, जीरो हंगर से थोड़ा आगे बढ़ के ये भी बात करता है कि आपको ग्रामीण बुनियादी संरचना में निवेश करना होगा, एग्रीकल्चर रिसर्च को बढ़ावा देना पड़ेगा, जो कुछ भी आप रिसर्च करेंगे उसको एक्सटेंशन सर्विस से लोगों के बीच ले आना पड़ेगा, और देखिए सब चीजें। हाँ, AOI एक बार और एक्सप्लेन कर। AOI पे आ रहे हैं। AOI का भी रेशो दावा क्या है, बेसिकली इनने कहा है कि जो AOI डेवलप किया गया है ये 2015 में सस्टेनेबल गोल जो तय किए गए थे 30 तक के, उसी को दिमाग में डेवलप किया गया है। और इसमें हम कंट्रीज को देखेंगे कि वो कितना सस्टेनेबल 2 को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब सस्टेनेबल 2 क्या है पहले हमको समझते हैं। 2 की बात एक तो है जीरो हंगर, मतलब दुनिया भर में हम भुखमरी को शून्य करेंगे, लेकिन भुखमरी शून्य करने के अलावा सस्टेनेबल 2 के अंदर यह भी कहा गया है कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर रिसर्च, और जो भी रिसर्च करोगे उसको एक्सटेंशन सर्विस से लोगों को दोगे, और साथ में आपको डेवलप करना है ऐसी तकनीक को जिससे कृषि उत्पादन बढ़े, गरीबी कम हो मिडिल एंड लोअर मिडिल कंट्रीज में। ये पूरी बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। इसके तहत हमें तकनीक भी डेवलप करनी है, ऐसी तकनीक जो एग्रीकल्चर क्वालिटी को बढ़ावा देती हो और गरीबी को दूर करती हूं इन मिडिल एंड लोअर इनकम कंट्रीज। ये तो हो गया एसडीजी 2 की वाली जानकारी। अभी अपन AOI की बात अब करेंगे, एग्जैक्टली AOI का फॉर्मूला है क्या। AOI फॉर्मूले में 2 चीज देखी जाती है। पहला, इसमें एग्रीकल्चर शेयर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब कृषि में सरकार कितना खर्च कर रही है ये देखेंगे। AOI इस तरीके सामने फॉर्मूला क्या है, AOI में 2 चीज देखेंगे। एक इसमें देखेंगे कि एग्रीकल्चर शेयर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार का जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है
उसमें एग्रीकल्चर का शेयर कितना है। अभी हमने देखा कि इंडिया में 2001 से 2019 के बीच में जो एग्रीकल्चर शेयर है वो 7.2 के आसपास है, जो लोअर मिडिल और अपर मिडिल कंट्रीज से काफी कम है। ठीक, एक साथ देख लीजिए। अब इसमें दूसरा अनुपात है कि एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड शेयर ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी में एग्रीकल्चर वैल्यू का शेयर कितना है, वैल्यू शेयर। ठीक, सरकार के द्वारा खर्च कितना किया जा रहा है कृषि पे, उसको हम रेशो के रूप में देखेंगे दो चीज में, एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग और दूसरा एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। हमारी कुल जीडीपी में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन कितना है, कुल जीडीपी में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन कितना है और गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। ठीक, बात समझ, इन दोनों को देखते हैं। इसको और सिंपल फॉर्म में समझाया गया है, इट मेजर्स द रेशो बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। सरकार कितना खेती पर खर्च कर रही है वो एक हिस्सा, और जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान कितना है, ये इसका अनुपात देखते हैं। इसको बोलते हैं AOI। ये जो इंडेक्स है इसमें हम ये चीज पा रहे हैं कि इंडिया की पोजीशन काफी कमजोर है। देखिए इंडिया का जो इंडेक्स है वो काफी लो है, और ये मिसमैच को शो कर रहा है, मिसमैच को शो कर रहा है। जितना एग्रीकल्चर का जीडीपी में योगदान है उसकी तुलना में हम काफी कम खर्च कर रहे हैं एग्रीकल्चर को लेकर, समझे ना। जीडीपी में जो योगदान है उसका वो ज्यादा है, बनस्पत उस पर जो हम खर्च कर रहे हैं वो। यदि कोई चीज का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और आप कम खर्च कर रहे हैं तो इट मींस कि अब उसके जो पोटेंशियल है उसको आप पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इकोनॉमी का ये जो प्रिंसिपल है, ये सी बात निकल के आया कि इंडियाज इंडेक्स इज वन ऑफ द लोएस्ट, reflecting that the spending towards the agriculture sector is not commensurate with the sector's contribution towards GDP. ठीक, समझ में? अब मैंने बहुत सिंपल करने की कोशिश करी है, बड़े सिंपल में चीजें को समझ में आ गई है कि क्या बात चल रही है। हमने चर्चा शुरू की थी आगामी जो अभी बजट आया है हाल में उसको लेके, उसमें हमने कहा कि सरकार ने कृषि पे 4.4% बढ़ाया है, लेकिन इन्फ्लेशन के सामने देखें कहीं तो महंगाई के सामने बढ़ता नहीं है, घटता दिखाई देता है। फिर हमने ये कहा कि इंडिया की तुलना यदि हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग के नाम पे करें तो लोअर मिडिल कंट्रीज और मिडिल अपर मिडिल कंट्रीज उन दोनों तुलना में अपन फिसक दी है, काफी कम खर्च कर रहे हैं। फिर हमने बात करी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, SDG2 क्या है उसको हमने दो में तोड़ा, एक जीरो हंगर और उसके अलावा हंगर के अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को लेकर जो बात की गई उसको लेकर। फिर हमने देखा कि AOI फॉर्मूला क्या है, और AOI फॉर्मूले में हम देखें कि मिसमैच की स्थिति है, जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है वो काफी कम है तुलनात्मक जीडीपी के एग्रीकल्चर का जीडीपी में योगदान को देखते हुए। ठीक, अब हम आते हैं कुछ एशियाई देशों से तुलना करते हैं, जो कि बहुत आर्टिकल है क्योंकि सब काफी डायमेंशंस मिलेंगे, काफी डायमेंशन मिलेंगे। लोग कहते हैं कि भारत एक गरीब देश है और इसलिए हम एग्रीकल्चर पे कम इतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि गरीब होना एक अलग बात है, लेकिन प्रायोरिटीज होना एक अलग बात है। जब आपकी प्रायोरिटीज मिसमैच करती है, वरता जब आपकी तालमेल नहीं खाती है, तो होता है सामर्थ होने के बावजूद भी आप उस सेक्टर को उतना सपोर्ट या उतना उसको आगे लेके ना चल पाओ। बात समझ आ गई? ठीक, चलिए AOI जो है इसमें साल 2000 के बाद की कुछ इंप्रूवमेंट भी दिखाई दिया है। हालांकि इंडिया का जो स्पेशली यदि एशिया काउंटर से बात करें तो कई मिडिल इनकम कंट्रीज और एशिया देशों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक, लेकिन एशिया में इंडिया का AOI काफी लो है। एशिया में इंडिया का AOI काफी लो है, काफी लो है। एशिया में इंडिया का AOI काफी लो है, काफी लो है। मिडिल इनकम और अपर इनकम कंट्रीज को देखते हुए काफी लो है। ठीक,
एशिया में भी यदि हम देखें तो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज का परफॉर्मेंस अच्छा है, पूर्वी एशियाई देशों का परफॉर्मेंस अच्छा है। यदि हम एशिया का भी तुलना करें तो एशिया में भी ईस्टर्न एशियन कंट्रीज का परफॉर्मेंस अच्छा है, और स्पेशली चाइना का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है एओआई के मामले में। एओआई का मामले में चाइना का परफॉर्मेंस अच्छा है। चाइना लगातार इसमें इंप्रूव कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसका एओआई भी ग्रेटर देन 1 and 2 है 5-6 के बाद। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उसका भी एओआई अच्छा है। लोअर इनकम कंट्रीज में जब अफ्रीका के देश देखें, जाम्बिया, हालांकि जाम्बिया एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन इसका भी काफी अच्छा एओआई है। इंडिया की रैंक 38 प्लेस पे है। इंडिया की रैंक यदि हम देखें तो भारत की रैंक 38 प्लेस पे है। 38 प्लेस पे है भारत की रैंक। और मजेदार बात यह है कि 38 रैंक भारत की जब है जब भारत एक किसी प्रधान अर्थव्यवस्था है, अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है अपने आजीविका के लिए। भारत की रैंक 38 जब है जब भारत की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कई क्रॉप्स के उत्पादन और कंजम्पशन में हम दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर है। ठीक, इसके बाद हमारी पोजीशन 38 है। इसके बाद हमारी पोजीशन 38 है। ठीक है। अब आर्टिकल कहता है कि यदि हम क्रॉप यील्ड मतलब फसल उत्पादन को देखें तो यहां भी कुछ नई जानकारी मिलती है। देखिए, नई जानकारी मिलती है, और जानकारी मिलती है कि जिन ईस्ट एशियन देशों ने ज्यादा खर्च किया है एग्रीकल्चर पे, टोटल स्पेंडिंग का, वहां पे क्रॉप यील्ड हाई रही है। मतलब क्रॉप यील्ड प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट। ठीक, क्रॉप यील्ड प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हायर स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑन एग्रीकल्चर। जब जब सरकारों ने, जिन जिन सरकारों ने, ईस्ट एशिया के देशों की सरकारों ने अपने हायर स्पेंडिंग किया है, वहां पे क्रॉप यील्ड बढ़ गया है। क्रॉप यील्ड बढ़ गया है। अब इन्होंने एक फिगर दिया है, यदि हम पर हेक्टेयर क्रॉप यील्ड देखें, प्रति एकड़ पर हेक्टेयर, तो एशिया के देशों का एक औसत एवरेज जाता है पर हेक्टेयर में 4225 kg सीरियल्स के मामले में, सीरियल का वही इंडिया कहता है 3282। मतलब एशिया के एवरेज से भी हम कम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कर रहे हैं सीरियल्स के मामले में। देखिए, यदि हम सीरियल यील्ड देखें तो एक जो इंटरेस्टिंग फिगर आता है वो ये निकल के आता है, ये सब ऐसी जानकारियां हैं जो आप मेंस में, इंटरव्यू में जहां बोलेंगे, जहां लिखेंगे, वहां पे आपका आंसर बाकी डिपेंड हो जाएगा। क्योंकि लोग बच्चे रटे टाइम तोते की तरह पॉइंट्स लिख के बस जाते दिमाग में सकते हैं, वो लिख के आते हैं। ठीक, अब आपको थोड़ा सा देखना है बाकी से। तो इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल आर्टिकल्स हैं, जो फिगर्स हैं, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, कुल जमा जो कहानी का लगभग बार बार निकल के आने वाला है वो ये निकल के आने वाला है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमारे यहाँ जो कम है, उसका हमें कई जगह नुकसान हो रहा है। ठीक, पर हेक्टेयर प्रश्न भी कम है। तो ऑब्वियसली मैंने कहा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारे बड़ा कृषि का रकबा है, लेकिन इस कृषि के रकबे से उतना उत्पादन नहीं हो पाया जितना मुझे चाहिए। तो क्या मतलब है इस रकबे का? ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया के एग्रीकल्चर का फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहे, क्षमता से काफी कम हमारे यहाँ पर हेक्टेयर प्रश्न चलता है। ठीक, अब मैंने कहा कि ये तो मैंने एशिया से तुलना करी, लेकिन यदि एशिया में हम ईस्ट एशिया से तुलना करें
तो वहां पे पर हेक्टेयर प्रश्न जो है सेम सीरियल ये लिखा है वो 6200 के आसपास। तो एशिया में 4000, हमारा 3000, और पूरे एशिया में ईस्ट एशिया देखें तो 6000। ठीक, समझ में? ईस्ट एशिया में 6000। अब मैंने कहा कि कई लोग ये बोलते हैं कि इंडिया में लैंड होल्डिंग साइज बहुत छोटे हैं, मतलब हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, 90% जो हमारे किसान ऐसे हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल है। तो इन्होंने कहा कि चीन चलते हैं। चीन में एवरेज लैंड होल्डिंग साइज, औसत लैंड होल्डिंग साइज चीन में 0.6 हेक्टेयर। ठीक, जो कि इंडिया के एवरेज लैंड होल्डिंग से काफी कम है। इंडिया के एवरेज औसत लैंड होल्डिंग से काफी कम है चाइना का, 0.6 ही है चाइना का हेक्टेयर। लेकिन यदि हम फिर एक बार क्रॉप यील्ड उत्पादन को देखें, फसल उत्पादन को देखें, तो चाइना का पर हेक्टेयर उत्पादन है 6296, सीरियल्स में, पल्स में 1815 केजी, और वेजिटेबल में है 25,540 केजी सब्जी में उसका उत्पादन ही है। अब यदि इस तुलना इंडिया से करें तो चाइना का 6000 है सीरियल में, हमारा है 3000। चाइना का पल्सिस दाल में 18, हमारा है 704, 18 मतलब हमारा साथ ही है। यदि हम तुलना करें वेजिटेबल की तो चाइना की है लगभग 25,000, हमारी वेजिटेबल का उत्पादन है 15,000। ठीक, तो बहुत बड़ा फर्क पैदा हो रहा है क्रॉप यील्ड प्रोडक्शन में बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आप पूरे फिगर्स ना भी याद रखो, बट आपको याद रखना है कि हम चाहे सब्जी की पैदावार लें पर हेक्टेयर, चाहे हम सीरियस अनाज की लें, चाहे हम दलहन की लें, तीनों में ही हम चाइना से काफी कम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये दिखाता है कि इंडिया अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और चलो आगे। ये मुझे आर्टिकल अच्छा लगा, मैंने इसको आज 2-3 बार पढ़ा बैठ के। मुझे लगा कि इसके अंदर एक और ऐसी आर्टिकल है आज राइट्स एंड ड्यूटीज को लेकर। ठीक, भार्गव जी का आर्टिकल तो शानदार है, उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया है, और बीच में उन्होंने दिलवाई दुल्हन ले जाएंगे उस जो उसमें पिता होता है वो लड़की के ऊपर जबरदस्ती बाध्य करता है शादी के, तो वो सब उन्होंने लिया आर्टिकल। ठीक है, अच्छा लगा। लेकिन अपन फिर वापस चलते लौट के अब जानते हैं कि इंडिया चाइना जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है व्हीट, राइस, कॉटन, मेज के। ये फिगर लिख लीजिए, कभी कहीं एग्रीकल्चर में लिखना पड़े तो काम आएगा कि इंडिया चाइना जो है वर्ल्ड के बड़े उत्पादक हैं गेहूं, चावल, कपास और मेज के मामले में। ठीक, मेज के मामले में। ठीक, अब मैंने कहा कि यदि हम अभी जो बजट आवंटन हुआ है एग्रीकल्चर के लिए उसको क्लोजर लुक दें, उसको करीब से देखें, मतलब बांट के देखें स्कीम वाइज, तो निष्कर्ष निकल के आता है कि कुछ जो महत्वपूर्ण स्कीम चल रही है खेती में, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन दोनों के लिए फंड के आवंटन में कटौती हुई है। देखिए, फंड के आवंटन कटौती हुई है। यदि हम बजटीय एलोकेशन को देखें तो निष्कर्ष निकलता है कि ड्रास्टिक स्लैशिंग of fund towards important schemes such as crop insurance and minimum support price काफी कम हुआ है। यदि हम क्लोजर लुक देखें तो हमने देखते हैं कि इसमें काफी कमी आई है, काफी इसमें कटौती हुई है इस बार के बजट। ठीक, क्रॉप इंश्योरेंस एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनमें कटौती हुई है। इसके अलावा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम्स MIS, PSS
मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम का आवंटन को केवल 1500 करोड़ ही आवंटित किए गए हैं, जो कि लास्ट बजट की तुलना में 62% कम है। ये जब मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम देखें तो वहां भी आवंटन 62% कम है लास्ट ईयर की तुलना में। की तुलना में ठीक। अब इन्होंने यहां पे एक और स्कीम ली है चर्चा के दौरान, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री पीएम आशा बोलते हैं इसको। इसमें भी आवंटन में एलोकेशन में काफी कमी की गई है, तो अपन को स्कीम तैयार करनी चाहिए। अन्नदाता स्कीम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा। बेसिकली पीएम आशा जो कार्यक्रम है इसमें 3 प्रोग्राम्स को क्लब किया गया है। पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम पीएसएस, प्राइस सपोर्ट स्कीम में देखिए 3 एस करना है, एक प्राइस सपोर्ट, एक है पीडीपीएस। पीडीपीएस है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, और तीसरा है ट्रिपल पीएस पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। 3 स्कीम है, इसको बोलते हैं पीएम आशा। अब इससे आपको बोलने के लिए कंटेंट कब चला जाएगा, एटलीस्ट में कुछ भी आपने बोल दिया हल्का फुल्का भी, तब भी एटलीस्ट आइडिया रहेगा कि पीएम आशा क्या है। लेकिन अभी यदि पता नहीं होता, कोई बोलता है कि पीएम आशा क्या था, बोलते हैं कि ये जच्चा बच्चा को लेकर स्कीम शुरू की गई है। ठीक, सुनने वाला रास्ता है ताकि बहुत बढ़िया, और फिर उसके आगे क्या हो, से हम जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य का देखभाल करेंगे, बोला और कुछ बोला हाँ पीएम साहब खुद करेंगे। नाम ही है पीएम आशा। उसका लोग ये कहता है कि बस बाहर निकलो आप आयोग के दफ्तर से बाहर, और आसपास दिखना ही मत। ठीक, आसपास देखे तो बाहर खाप कर सकते हो। यदि नॉलेज एक दो लोगों को और शेयर कर दिया आपने तो बाहर जो है इकट्ठी हो जाएगी भीड़ जैसे मुख्य स्थान ना। चलिए बस आते हैं, इसमें 3 स्कीम आती है पीएम आशा में। एक आती है पीएसएस, एक आती है पीडीपीएस, और एक आती है पीपीपीएस। पीएसएस में सिंपल सी बात होती है, देखिए कि इसमें ऑयल सीड्स तिलहन, कोपरा मतलब नारियल, और पल्सेस की फिजिकल प्रोक्योरमेंट की आती है पीएसएस। इसमें भौतिक खरीद की आती है, फिजिकल प्रोक्योरमेंट की आती है पल्सेस की, ऑयल सीड्स की, कोपरा की। ठीक है, 3 चीजों की फिजिकल प्रोक्योरमेंट की आती है। कौन करता है इसकी प्रोक्योरमेंट? ये करती है सेंट्रल नोडल एजेंसी विद स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, सेंट्रल नोडल एजेंसी ज्यादा अपन इसको बाद में डिटेल में कर लेंगे, अभी केवल एक मेन नीचे लिखो क्योंकि नहीं तो आर्टिकल छूट जाएगा। दूसरा है पीडीपीएस, इसमें सभी प्रकार के ऑयल सीड्स कवर किए जाते हैं। ठीक, इसमें केवल यह है कि इसमें पीडीपीएस में कहता है कि एक तो होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एक होती है सेलिंग प्राइस। तो मान लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोई चीज की 1000 रुपए थी, हमने 800 में सेलिंग प्राइस में हमको दाम मिला, तो 200 का जो गैप है 200 रुपए वो इसमें किसान को मिलती है। यही है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। ठीक, इसी को भावांतर योजना कहते हैं। गुड। तीसरा हो गया पीपीपीएस स्कीम। पीपीपीएस स्कीम इसमें केवल यह है कि प्राइवेट सेक्टर को लेकर, निजी क्षेत्र को लेकर प्रोक्योरमेंट खरीद बिक्री करवाई जाती है, ऑपरेशंस करवाए जाते हैं पीपीपी। ठीक,
प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करा के प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस को करवाते हैं पायलट बेसिस पे। ये तो यही है पीएम आशा, है ना। इस पीएम आशा में बहुत निराशा हुई, और निराशा इसलिए हुई कि लास्ट ईयर इसमें 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, इस बार 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। हाँ लिख लीजिए, 400 सीधे 1 करोड़, 400 सीधे 1 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें किया गया पीएम आशा, पीएम आशा। ठीक, और मैंने भी इसे बताया, नीचे लिखा भी है कि ये जो स्कीम्स हैं बेसिकली इनमें आमतौर पे पल्सेस और ऑयल सीड्स के प्रोक्योरमेंट को एमएसपी बेस्ड करने की कोशिश की जाती थी, और आपको पता है कि एमएसपी मुद्दा को गरमाया हुआ है। ठीक, और जिस पैसे से आप उनको एमएसपी दिलवाने का प्रयास करते थे इन पीएम आशा स्कीम के माध्यम से, उस पैसे को ये कम कर दिया। ठीक, इसके अलावा आगे देखिए, राज्यों में जो कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, अंत्योदय योजना या और कोई कार्यक्रम चल रहा है जिससे सरकार जो है डिस्ट्रीब्यूशन करती है फूड्स को, तो लिखा है कि दलहन पल्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेलफेयर स्कीम से, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। देखिए, रिड्यूस कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। पल्सेस टू स्टेट्स फॉर वेलफेयर स्कीम्स, तो अब राज्यों को कहा गया कि आप लोगों को अधिक से अधिक चावल खाना सिखाइए बिना दाल के। ठीक है ना, दाल के अगर से फोटो भेज देंगे, चावल खाने में दाल रख लीजिए घर सामने, और पीएम आशा के तहत आशा कीजिए कि दाल बहुत है चावल के अंदर, और खाते चलेंगे। ठीक, ये तो खैर मजाक की बात होगी, लेकिन पल्सेस, अब पल्सेस से कम है तो आपको पता है कि यदि दाल नहीं खा रहे हम लोग, तो किस चीज की कमी होती है बॉडी के अंदर? प्रोटीन कमी होती है। ठीक, अब ये प्रोटीन की कमी है, इसको फिर पढ़ाएंगे सिविल सर्विस तय आएंगे, क्या करें, कुछ नहीं करें, फिर पढ़े चक्कर आके। तो ये दिक्कत यहां पे आ रही है। आगे आते हैं, आर्टिकल आगे कहता है कि कई लोग ये आर्गुमेंट करते हैं, कर सकते हैं कि भारतीय खेती में कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरी है। देखिए, प्राइवेट सपोर्ट प्रोग्राम की तुलना में लिखा है, आर्टिकल कहता है कि कई लोग ये बहस करते हैं, ये कह सकते हैं अभी भी कि प्राइस सपोर्ट, क्योंकि सारी प्राइस सपोर्ट स्कीम्स ही है भाई, ये सारी क्या है, मूल समर्थन स्कीम्स ही है। तो आर्टिकल कहता है कि मूल समर्थन स्कीम्स, ये प्राइस सपोर्ट स्कीम्स की तुलना में कई लोग ये कहते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर जरूरी है। भाई आपको 800 मिल जाए, 2000 की तुलना में चल जाएगा, लेकिन अभी हमारी खेती में कैपिटल इन्वेस्ट चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर इनपुट चाहिए, जिसके लिए हमें ज्यादा निवेश करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अभी भी कई लोग इसको बोल सकते हैं कि ऐसा है, मोर कुशल देन प्राइस स्कीम। इसकी को ना आगे समझाया है आगे। ठीक, स्पेशली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए और मार्केटिंग फैसिलिटी ध्यान देना चाहिए। आर्टिकल कहता है कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कम किया गया है, पूंजीगत व्यय भी कम किया गया है पहले के बजट की तुलना में। रूरल डेवलपमेंट को लिए जो किया गया था वो भी कम कर दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट के किया गया वो भी कम किया गया है। ठीक, आगे आर्टिकल कहता है कि सरकार कई स्कीम्स का हवाला देती है कि हमने किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के खातों में हर कितने पैसे भेजते हैं इसमें सम्मान निधि में? 6,000 टोटल 6 आते हैं, 2,000 किस्तों में आते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू करी, पीएम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लेके आए। तो इन्होंने कहा कि ये जो आप लेके आ रहे हो, ये एक तरह से किसानों को आप सप्लीमेंट्री सपोर्ट कर रहे हो। भाई किसान खाते में 6 भेजे आपके बताए,
लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा लॉन्ग रन एसेट जनरेशन में, इसका कोई फायदा नहीं होगा दीर्घकाल में, क्योंकि बदले में से कुछ निर्माण नहीं होता ना। भाई किसान खाते में भेज दिया आपने 6,000 रुपये सालाना, क्योंकि भारत में वोट बैंक की राजनीति होती है। हमको बताया कि वोट आमतौर पे वो लोग डालते हैं जिनके पास नोट कम होते हैं, और जिनके पास नोट होते हैं वोट कम डालते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो नोट वाले लोग बहुत कम ही हैं, इसलिए वो नोट वाले हैं, ज्यादा होते तो गरीब होते हैं। ठीक नहीं? तो ये कह रहे हैं कि आपने जो स्कीम चलाई इससे आपने इन लोगों के वोटिंग बिहेवियर, वोटिंग इन्फ्लुएंस, अपने पॉलिटिकल अचीव जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में ठीक है कि 6,000 भेज दिया, किसान के जरिए को 6,000 भेजे आप खाते में, मोदी 2,000 आप खाते भेज दिए, लेकिन इनसे लॉन्ग रन एसेट जनरेशन, दीर्घकालीन कुछ संपत्ति का निर्माण नहीं होने वाला। और भारतीय खेती अब इस मोड़ पर खड़ी है कि हमें कुछ निर्णायक कदम उठाने पड़ेंगे। या तो हम इनको इस तरह से इनके खाते में पैसे भेजते रहें और जिनको हम कहते हैं कि हम वेलफेयर गवर्नमेंट है, या फिर हम इन सेक्टर को इस प्रकार से मौजूद करें कि ये सेक्टर जो है ये खुद ब खुद इतना मजबूत हो जाए कि जैसे हम बात कर रहे हैं चाइना की, एशियन कंट्रीज की, उस हिसाब से यहाँ पे पैदावार आदि को फायदा हो। अदरवाइज आप पैसे दे रहे हो, पैदावार बढ़ नहीं रही है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म में कोई एसेट क्रिएशन से हो नहीं पा रहा है। ठीक है, क्लियर? तो इन्होंने कहा कि कुछ सेक्टर्स हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए, कुछ सेक्टर में आपको फोकस चाहिए, जैसे फोकस होना चाहिए आपका इरिगेशन फैसिलिटीज पे। पहला होना चाहिए फोकस आपका इरिगेशन फैसिलिटीज पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि करनी है तो सिंचाई नेटवर्क मजबूत करो, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाओ। भारत में अभी भी एक बड़ा हिस्सा खेती का ऐसा है जो निर्भर करता है किस पे? जो निर्भर करता है आपके वर्षा पर, बारिश पर। ठीक है ना? ठीक। दूसरा ने कहा है कि नेशनल हाईवे बनाते समय रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो यह भी ध्यान रखना चाहिए। नेशनल हाईवे को डेवलप करने साथ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने साथ दोनों चीजों को इसे कॉम्प्लीमेंट किया जाए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी साथ, कि इस प्रकार से अर्बन डेवलपमेंट हो या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बने या नेशनल हाईवे बने जो रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हो। ठीक करते हो। जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो कुछ पैदा हो रहा हो उनको नेशनल हाईवे से ऐसे करते ताकि वो मार्केट तक पहुंच जाए, ताकि किसान को उसके आमदनी का सही लाभ मिल पाए। ठीक, ऐसे हाईवे बनाए जाएं जो ग्रामीण इलाकों से टच होते हुए जाएं, ताकि ग्रामीण इलाकों का जो उत्पादन है वो समय पे खेत मार्केट में पहुंच जाए। ठीक, आपका लॉस कम हो जाए, स्पेशली पेरिसेबल गुड्स जो है जो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं उनका वेस्ट कम हो जाए। ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, फार्म टू मंडी, खेत से मंडी के बीच में 30% तक का वेस्टेज है, और 30% के वेस्ट हम बचाते हैं तो दो फायदे होंगे। एक, हमारे जो प्राइस शूट करते हैं, चीजों के दाम जो ऊपर नीचे हो जाते हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि जब कोई चीज नष्ट नहीं होगी, वेस्ट कम होगी, तो ऑब्वियसली उसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी, एबिलिटी होगी, तो जो प्राइस बढ़ने वाले होते हैं वो कम होगी। तो इन्फ्लेशन को एट द एंड ऑफ डे कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन। देखिए, महंगाई में भी खाद्य महंगाई बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पोषण को बल मिलता है। लोगों की थाली के अंदर क्या होता है, लोगों की थाली के अंदर से जो पोषणता है, न्यूट्रिशन वो कम हो जाती है। चटनी से ही काम चला के आदमी खाना वाना खा के सो जाता है। ठीक, क्लियर? तो ये सब चीजें समझना आनी चाहिए। तो इन्होंने ये बात करी है, इन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को हमको मजबूत करना है, छोटे और माइनर फार्मर्स को इस सप्लाई चेन से जोड़ना है, किसानों को बाजार उपलब्ध करवाना है। ये वो उद्देश्य हैं जिनके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। मार्केट एक्सेस किसान को मिल पाए। ठीक, जैसे अभी हम एक बच्ची इंटरव्यू लेते हैं, पूछा तुम्हें कितना खेत हो सकता, हम कहते हैं हम तो आड़ती को बेच देते हैं और वही एमएसपी का लाभ देता, अब तक किसी लाभ देते ही नहीं। मैं समझ गया इसने फार्म बिल पढ़े नहीं, इसे बचने की इस बात कर दी है। ठीक,
उसने कहा कि टेंशन खत्म करो, ना एमएसपी बात करो, ना फिर एमएसपी मुद्दे को जाए, ना कहे कि आपका बहुत हुआ कि नहीं हुआ। हमने कहा हम सर क्या है, छोटे किसान है और आड़ती आता है, उसको बेचते हैं और कल करते हैं, बच्चे भी कैसे सोल्यूशन निकाल के लाते हैं। ठीक क्लियर हो गया? जैसे किसी को पूछो कि आपने डिग्री क्यों कर ली, ये डिग्री क्यों कर दी, उसको डेथ होगा बोले तो उसने अपने बच्चों ने यहाँ से निकाल दिया, बस सबको ग्रेजुएशन करना था तो हमने ये कर दिया, ठीक इंजीनियरिंग कर दिया, मेडिकल कर दिया, बस अब उसे बहुत स्मार्ट तरीके से देना शुरू कर दिया। मतलब सर ने तो ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन कुछ भी है ना, तो ग्रेजुएशन करना था, मैंने मेडिकल कर दिया, बाकी मुझे रहा था। तो ये भी तरीके हैं लोगों के बचने के, लेकिन बचने से कुछ चीज निकलती नहीं, बचना हो तो बचना है, आप हमेशा बच से निकल सकते हो, लेकिन जब तक ये फेस नहीं करोगे इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ठीक, तो ये कुछ मेरा जो डिस्कस था इस डिस्कशन का, मेरे ख्याल समझ में आपको आ गया। ये काफी अच्छा आर्टिकल लिखा गया इसमें, सेटअप एग्रीकल्चर स्पेंडिंग बूस्ट फार्म इनकम्स, किसानों की इनकम बढ़ाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया? क्वेश्चन को मेंस करके एओआई इंडेक्स से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एओआई इंडेक्स? ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय एओआई इंडेक्स? क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द एओआई इंडेक्स? एओआई इंडेक्स आप क्या समझते हैं? और ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडेक्स, इस इंडेक्स के आधार पे भारत की स्थिति पर चर्चा करें। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडेक्स डिस्कस द पोर्शन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति पर चर्चा करें। ये ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम में आ गया तो मतलब एओआई में लोग क्या आएंगे, एयर, ठीक, एयर क्वालिटी और ओवर कहेंगे कि जरूर क्यू को ओ लिख दिया है। ठीक, मैं ही सही कर देता हूँ, नाउ पेपर सही से लिख भी नहीं पाते हैं, और फिर इसको कहने आएगा ए को क्यू, और फिर लिखना शुरू करेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है।